प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब। कहा, जनता ने लोकसभा चुनाव में भ्रम की राजनीति को किया परास्त। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में करीब 78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 13 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा पिछले 5 महीनों से रास्ता जाम करने के विरोध में व्यापारियों ने 12 से 4 बजे तक बाजार किए बंद। सरकार से जल्द ही बॉर्डर खुलवाने की मांग की। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सरकार 10,000 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही भारत AI मिशन करेगी लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई सरकार लगातार सत्ता में आई है। देश की जनता ने भ्रम की राजनीति को परास्त किया है। प्रोपेगेंडा को परास्त करके परफॉर्मेंस की राजनीति को देश ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि संविधान लहराने वालों ने संविधान दिवस का विरोध किया था, इसलिए संविधान हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रहे। इसके लिए कोशिश हम करते रहेंगे। हमें आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का मौका मिला है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर तक पहुंचाया गया है। देश को अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जनादेश उन्हें फिर से मिला है। भारत की विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभों के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए किसान, गरीब, युवा और नारी शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समाज को मदद दी है। उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी तकनीक के जरिए किसानों की मदद कर रही है। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई। तीसरी बार आने का मौका मिल गया। संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा वासियों को विकास की सौगात देते हुए लगभग 78 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह, पूर्व सांसद अशोक तंवर, सुनीता दुग्गल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाजपा पार्टी में आने वाले नेताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। भाजपा में आने पर रणजीत सिंह को मंत्री बनाया गया है। उनके नेतृत्व में प्रदेश के गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता लोगों की समस्याओं तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा में जिस भूमि पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हों, उस पवित्र भूमि को पवित्र गुरुद्वारा के नाम करने का काम भाजपा ने किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने इस फैसले पर देरी नहीं की और तुरंत ही इस पर फैसला किया गया। लोगों को गलत रास्ते के ऊपर ले जाने का काम करते थे और उनके ऊपर बिजली के बिलों का भार बढ़ जाता था, देना पड़ता था। फिर सरकार निर्णय करती थी, भाई चल इनका ये कुछ सरचार्ज माफ कर दो, बिजली के बिलों का ही पैसा ले लो, यूनिट का पैसा ले लो, देना पड़ता था। सरकार के निर्णय लेकर के इस प्रकार के काम करवाती थी, परंतु इस प्रकार से गलत रास्ते के ऊपर ले जा करके लोगों को भगाना, उनके अंदर झूठ बोलना, झूठ बोल करके गलत दिशा के अंदर ले जाना, ये इनकी सोच थी। परंतु आज की सोच क्या है कि सोलर पैनल लगा करके व्यक्ति का बिजली का भी पूरा लाइट घर में रहेगी और बिजली का बिल भी
हरियाणा के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और अंबाला जिला के बॉर्डर पर शंभू में धरने पर बैठे हुए किसानों को समझाकर बॉर्डर को खुलवाने की मांग की। असीम गोयल ने कहा कि अंबाला जिला के बॉर्डर पर स्थित गांव शंभू के पास किसानों ने पिछले करीब 5 महीनों से आवाजाही बंद कर रखी है, जिससे कि आम लोगों और विशेषकर व्यापारियों को अपना व्यवसाय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन आंदोलनरत किसानों से बातचीत करके इनको बॉर्डर का रास्ता खुलवाने के लिए मनाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवहन मंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द ही कार्यवाही करेगी। वहीं उन्होंने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात करके अंबाला शहर में 100 बेड के ESI हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर सार्थक चर्चा की। इसके अलावा असीम गोयल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करके विभिन्न विषयों पर चर्चा के अलावा दिल्ली अंबाला हाईवे पर सुल्तानपुर चौक पर ऊपरगामी पुल बनाने की मांग भी की। उधर अंबाला में आज व्यापारियों ने शंभू बॉर्डर पर बंद होने के विरोध में बाजार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार को बंद रखा। किसानों द्वारा पिछले 5 महीनों से शंभू बॉर्डर बंद करने के कारण अंबाला के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा कि उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उनके व्यापार बंद होने से उन पर कर्ज बढ़ गया है और वे न ही अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पा रहे हैं और न ही उन्होंने सरकार से बॉर्डर को जल्द से जल्द इसलिए खुलवाने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए अगली रणनीति का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। आज जगह शंभू बॉर्डर नहीं खुलता, पिछले 6 महीने से बंद है और हमारा काम आपके माध्यम से यही कहना है कि सरकार को ये बॉर्डर जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं हो रहे हैं बेरोजगारी के कगार पर उतर चुके हैं इस टाइम, क्योंकि उनके पास कारोबार नहीं है, पैसे देने के लिए नहीं है, बैंकों की जो लिमिटें बनी है उसमें ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है। इस टाइम ये पोजीशन मार्केट हो चुकी है। तो हमारा तो ये संदेश है कि जल्द जल्द बॉर्डर को खुलवाया जाए, शंभू बॉर्डर को। और ये हरियाणा के टोटल बॉर्डर खोल दिए गए तो इसको खोलने में क्या दिक्कत है सरकार को? जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल नहीं करती, क्योंकि ये समस्या किसानों की नहीं है, ये समस्या है सरकार की और सरकार इसको हल करे। अगर वो किसी तरह इसको नहीं हल करती शायद इससे बड़ा आंदोलन करना पड़े। आज हमने 3 घंटे का किया, हो सकता है इससे ज्यादा का आंदोलन करना पड़े। सांकेतिक जो धरना है इससे सरकार को जगाने का काम किया है और सरकार जाग जाएगी, मुझे उम्मीद है इसी धरने से सरकार जाग जाएगी। हमारे को कपड़ा मार्केट का पूरा सहयोग मिला है, दशमेश मार्केट का, स्वर्णकार संघ का, रेडी फड़ी एसोसिएशन का, दाल बाजार का, सभी दुकानदार भाइयों का, व्यापारी भाइयों का सहयोग मिला। आज 5 महीने से बॉर्डर बंद है और व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है। आज व्यापारी हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है और अभी तो हम यही कहेंगे कि भाई इस बॉर्डर को खोला जाए ताकि व्यापारियों को राहत मिले। तो फिर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, किसी भी रास्ते को चुनना पड़े, हम ये बॉर्डर खुलवा के रहें। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का उपयोग करने के भारत के दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है। नई दिल्ली में आज ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही भारत AI मिशन लॉन्च करेगी, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 10,000 या अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU के AI कंप्यूटरीकृत बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि एक AI नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा जो कि उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के प्रयासों को और अधिक मूल्यवर्धक बना सकता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार जोखिमों से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर ध्यान देने के साथ AI को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए AI एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, लेकिन संबंधित जोखिमों को भी नियंत्रित करने की जरूरत है। The potential of AI and the corresponding techno-legal steps that societies need to take to contain the risks have been deliberated. GPay is a very vibrant organization where the global community is coming to a consensus on AI. Today we are holding a seminar, a conference where
The experience of the last 1 year will be discussed, and as you are aware, in many countries, lots of activity related to containing the risks related to AI has happened. There is a regulation, already a law has been passed in EU. US has passed an executive order. Globally, the UN has set up a separate body to deliberate about AI. 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में एआई अनुप्रयोग, इसकी कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन चर्चा और प्रतिभा के पोषण तथा एआई नवाचारों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए सत्रों की एक विविध श्रृंखला भी इनमें शामिल है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा जो होटल प्रबंधन संस्थान चलाए जा रहे हैं, उनमें कैंपस इंटरव्यू करवाकर जो प्लेसमेंट करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कोर्स पूरा करने वाले युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने इस संबंध में सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों को अधिक से अधिक प्राइवेट होटलों से संपर्क करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फरीदाबाद तथा पानीपत में होटल प्रबंधन संस्थान चलाए जा रहे हैं। इनमें आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में 3 वर्षीय BSc डिग्री कोर्स तथा खाद्य उत्पादन व खाद्य और पेय सेवाओं एवं बेकरी में 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये कोर्स पास होने के उपरांत छात्र व छात्राएं निजी व सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उधर कर पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन संस्थानों में दाखिले से संबंधित चर्चा भी की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सदन में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान के विरोध में आज भिवानी में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनके चित्र पर कालिख पोतकर विरोध जताया। इस मौके पर प्रदर्शनकारी प्रदीप बंसल, ललित कुमार, सुदर्शन जिंदल, संजय दुआ ने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिम्मेदार पद पर रहकर समस्त हिंदुओं को अपमानित किया है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की विचारधारा दिखाते हुए हिंदू विरोधी बयान भी दिया है। उसकी सर्व हिंदू समाज घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजी विचारधारा व उन्हीं की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, जिससे कि न तो भारतीय संस्कृति का बोध है और न ही सनातन परंपराओं व हिंदुओं के भावनाओं की परवाह है। कांग्रेस हिंदू विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को इस प्रकार के बयान पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर जो इतना सब देखने के बाद, इतना सब समझने के बाद इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, इसका विरोध करने के लिए रोडों के ऊपर नहीं आ रहे। इस सब को देखते हुए आज भिवानी का हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राहुल गांधी संसद के अंदर जो बयान दे रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ये देश के गहरा युद्ध के अंदर धकेलने की एक कोशिश है। तो हमें सोचना होगा कि हमारा समाज, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। ऐसे लोग संसद में जा रहे हैं जो हमें हिंसक बता रहे हैं, ऐसे लोग सांसद बन रहे हैं जो जहाँ फिलिस्तीन के बोल रहे हैं। इनका क्या रिश्ता फिलिस्तीन से? 4 लाख किलोमीटर दूर एक देश है, वो अपना लग रहा है इनको। और जो हिंदुस्तानी है, हिंदू है, यहाँ जो हिंदू मरने लग रहे हैं, उनका दर्द नहीं होता इन लोगों को। जो रिश्ता इनका फिलिस्तीन के साथ है, वही रिश्ता क्या पाकिस्तान के साथ भी है। कल को यहाँ भी ऐसे बोलेंगे, तेरा मेरा क्या है नाता। राहुल गांधी हाइब्रिड वर्ण संकर, जिसका कोई गुण और धर्म नहीं होता, ये 2 प्रजातियों से मिलकर बनता है, ईसाईयत और मुस्लिम से। और ये किस तरह हिंदू समाज को हिंसक और असहिष्णु बता रहा है, इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं तो उनको भी इसमें साथ साथ सम्मिलित समझता हूं जो इनके पीछे बैठे हुए थे और तथाकथित अपने को आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि आप जो ये राहुल गांधी बोल रहे हैं उसका ये विरोध नहीं कर रहे और उनका साथ दे रहे हैं। इसके हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान ऐलान किया था कि अब गांव के सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 5 लाख रुपए की थी। साथ ही सरपंचों को TADA देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। अब सरपंच ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इसके अलावा सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य का पंचायत
पंचायत द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर को उसके 10 दिन के भीतर ही एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा। इससे विकास कार्यों में और भी तेजी सुनिश्चित हो सकेगी और भी कई निर्णय सरपंचों के पक्ष में लिए जाएंगे। सरकार के इन निर्णयों का जिला जींद के सरपंचों ने स्वागत करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से सरपंचों का मनोबल बढ़ा है और वे अब राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। हमें 21 लाख रुपए तक की लिमिट दी है, जिससे कि हम अपने ग्रामीण कार्य और भी अच्छे से करवा पाएंगे। और दूसरा कि सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है कि हमारी 3000 रुपए तक की वो थी, जिसमें है कि हम राष्ट्रीय पर्व के द्वारा हम जो भी फंक्शन वगैरह करते थे उसमें 3000 रुपए लिमिट थी, उसको बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया, जिससे कि हम अपने राष्ट्रीय पर्व को और भी अच्छे से मना पाएंगे। और उन्होंने हमें नई वकीलों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है कि जो जिला केस थे उन पे 1100 रुपए की लिमिट थी, जो बढ़ाकर उन्होंने और ज्यादा कर दी है। बहुत अच्छी पंचायतों के लिए सौगात दी है। 21 लाख रुपए तो जो ये लिमिट थी हमारी 21 लाख रुपए कर दी है। जो ई टेंडरिंग का मामला था उस पर आज और जो 16 रुपये किलोमीटर प्रति के हिसाब से दिया है, ये भी सरपंच खर्चे में कुछ जुड़ेगा। सरकारी काम के लिए सरपंच जाओ था वो खर्चा सरपंच को चल रहा था, उसमें भी सरपंच को राहत मिलेगी। एक 26 जनवरी का प्रोग्राम है या 15 अगस्त का प्रोग्राम है, उसके लिए खर्चा गवर्नमेंट पहले हमें 3000 रुपये देती थी, उसको 3000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है, इसके लिए पंचायत सभी बहुत सहमत हैं। हम सभी पंचायत के सरपंच सरकार के हक में है। हमारे जो केस होते थे कहीं भी उनकी भी लिमिट बढ़ाई गई, और जहाँ हमें कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना है उसके लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमारे को यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। जो सरपंचों का आंदोलन था, जो उनकी मांगे थी, काफी कुछ उन्होंने पूरी कर दी है, और बाकी जो अधूरी बची है उनके बारे में वो डिस्कस करना, बात करने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से 5 से 10 की उम्मीद थी वो 21 किया, तो ये बड़ा सराहनीय प्रयास है सरकार का। तो हम सभी सरपंच इस बात से इत्मीनान रखते हैं, खुश हैं इस बात से, और साथ के साथ में ये चाह रहे हैं कि और भी ऐसी चीज़ें करते रहे जो हम सभी सरपंच चाहते हैं गांव के विकास के लिए, देहात के विकास के लिए। जींद जिले के किसान अब धान की सीधी बिजाई विधि को अपनाकर पानी की बचत कर रहे हैं। किसान डीएसआर मशीन के उपयोग से धान की सीधी रोपाई कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सीधी बिजाई पर किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसी कड़ी में जींद के धमतान साहिब गांव में कृषि विभाग द्वारा किसानों को सीधी बिजाई के लिए जागरूक करने हेतु एक शिविर लगाया गया। कृषि विभाग के अधिकारी बलजीत लाठर व सुरेंद्र मोर ने बताया कि कृषि विभाग गांव-गांव जाकर किसानों को सीधी बिजाई के लिए जागरूक कर रहे हैं। डीएसआर से पानी और समय दोनों की बचत होती है। इस बिजाई से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। किसान द्वारा धान की सीधी बिजाई करने पर सरकार 4000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देती है। बिजाई के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और 15 गांव हमने जहाँ पर मेन बिजाई होती है, धान की सीधी बिजाई करते हैं किसान, वहाँ पर कैंप लगाएंगे। और इसके साथ साथ कृषि विभाग का हमारा पूरा स्टाफ आज के दिन गाँव के अंदर किसानों से मिलने पर जुटा हुआ है और धान की सीधी बिजाई के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और जैसा आप ये खेत देख रहे हैं, धान की सीधी बिजाई इस किसान भाई ने की हुई है, तो इसमें पानी की बचत होती है और बड़ा फायदा रहता है, और गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है काफ़ी इसके बारे में। सीधी बिजाई करे सरकार भी 4000 रुपये प्रति एकड़ का उसमें अनुदान देती है, और इस विधि से बोई गई धान में बकानी बीमारी नहीं आती। पौधे बोने होने का रोग भी इसमें बहुत ही कम देखने को मिला है, और किसानों के कीड़े बीमारी का जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा घटा है। तो हर किसान को धान की सीधी बिजाई करने से कम 10,000 रुपये प्रति एकड़ का मुनाफा होता है। वहीं किसानों ने बताया कि उन्हें आज धान की सीधी बिजाई के बारे में बताया गया। उन्होंने अपने खेतों में सीधी बिजाई की है, जिससे उनको काफी लाभ हुआ है। पानी, लेबर, खाद और समय की बचत होती है। इससे उन्होंने अन्य किसानों से भी सीधी बिजाई करने की अपील की। मैंने जी डीएसआर की बिजाई के साथ धान बोई हुई है, जिसमें पानी की बचत भी रहती है, निकलने में भी अच्छी रहती है
अच्छा, जो मंडी में भाव है वो भी रुपये की बजाय इसका तेज रहता है। मन्ना जी अलग एक बिन्ना की बिजाई होगी, 3 बार पानी दिया इसमें, वो उसमें तो डेली वेज कम से कम किला के साथ 3 घंटे तो डेली वेज लगते हैं। ये लगभग 6-7 किले में करिए जी। इसमें बचत तो बहुत ज़्यादा होती है जी, जैसे जी लगाने का लेबर है, ट्रैक्टर का है, सब कुछ ही बचत है। तो पानी की बचत भी खूब है जी इसके अंदर। वो भी तो जिसमें कम से कम देना पड़ता है 20-30 किलो हर बार थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ता है। एक आधे पड़ोसी भी ले रहे हैं, उनका देखा है, फिर माँ दिया सर ले माई 2 किला माँ, फिर देखा है वहाँ इक्कड़ 2 किले लगाए हैं, उसका भी बढ़िया जी। इसकी आवाज़ सब्सिडी आवाज़ जी, उसमें भी फायदा जी। हरियाणा में अब तक 650 पंचायतें टीबी उन्मुक्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर JS पुनिया ने आज पंचकुला में बताया कि 79,636 मामलों की पहचान करके उनका इलाज चल रहा है। इस वर्ष अब तक टीबी के 47,638 मामले अधिसूचित कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निक्षय योजना के तहत टीबी मरीज को 500 रुपये प्रति महीना उसकी डाइट के लिए दिया जाता है। अब तक हरियाणा में 6 लाख से अधिक लोगों को BCG का टीका लगाया जा चुका है। हरियाणा में टीबी मरीजों को अन्य राज्यों से बेहतर इलाज दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिसे भी बलगम या खांसी है वे बिना समय गंवाए टेस्ट करवाकर अपना इलाज करवाएं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है, और वो जिसको बीमारी छूत वाली बीमारी जिसको हम कहते हैं कि स्पुटम पॉजिटिव है, एक दूसरे को लग सकती है, तो उसको हम TPT देते हैं। वो वीकली बेसिस पर दिया जाता है। 8 वीक उसको ट्रीटमेंट, हम 12 वीक उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम 6 लाख से ज़्यादा लोगों को, 6.25 लाख के आसपास लोगों को BCG वैक्सीन लगा चुके हैं, और पैरेलल उनको TPT भी दी जा रही है। तो इस तरह से हम इनको करते हैं, तो हम ये काफ़ी हद तक 2025 तक इसको अख्तियार कर लेंगे। नंबर 2, अब जब ये देखते हैं कि इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा है कि TB फ्री पंचायत, TB फ्री विलेज, जो हमारे पास 6,500 से ज़्यादा गाँव हैं पूरे हरियाणा का हम सीनेरिया देखते हैं, तो उसमें 10% जो है हम हरियाणा में 650 गांव को टीबी फ्री कर चुके हैं। टीबी फ्री का मतलब है कि 1 साल के अंदर उस गांव में 30 से ज़्यादा को हम टेस्ट कर पाएँ, और उन टेस्ट करने के बाद 1 केस या 1 से कम केस अगर वहाँ पे हैं तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं टीबी फ्री विलेज है। ऐसे विलेजेस हमारे पास जो हैं वो 650 के करीब हम ऐसे गाँव पूरे हरियाणा में टीबी फ्री कर चुके हैं। सिरसा जिला प्रशासन मानसून को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने घग्गर नदी के किनारे लगते हुए गांवों का दौरा किया और प्रशासनिक अधिकारियों को उचित प्रबंध करने के आदेश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सिरसा में फिलहाल अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। सिरसा में पिछले साल भी बाढ़ से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने बेहतरीन काम किया था, जिसकी बदौलत सिरसा में बाढ़ का प्रभाव कुछ गाँवों तक ही सीमित रह गया था। उन्होंने कहा कि इस बार प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध कर लिए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सिरसा में इस बार बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं आएगा। प्रिकॉशनली सब हमारे ADC साहब हैं, हमारे DRO साहब हैं, सब SDM और सारे हमारे जितने ये हैं SC, सारे पावर के, इरिगेशन के सब साथ हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लोगों से हमें इनसे सलाह ले रहे हैं, लोग भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं कि अगर आने वाले जो 20 दिन के बाद पानी का उससे कैसे बचाया जाए। वहीं सिरसा जिला के अतिरिक्त उपायुक्त विवेक भारती ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। अगर ग्रामीणों द्वारा कोई कमी बताई जाएगी उस पर तुरंत ही अमल किया जाएगा। घग्गर नदी के नजदीक बने हुए तटबंधों को और भी मजबूत किया जा रहा है। हम असेस कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो उचित कार्रवाई वो करेंगे। तटबंध मजबूत किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि घग्गर नदी के किनारे कई गांवों में कच्चे तटबंध और पुल है, जहां पर ज्यादा पानी आने के बाद बाढ़ का खतरा बन जाता है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से पुख्ता प्रबंध करने की अपील भी की। और मत्तर लेंगे वाला तक जो बांध है हमारा, ये सरकारी बांध नहीं है। ये जो किनारे वाले बांध है, ये लोगों के खेतों में मिट्टी डाल करके हमने बांध, मतलब लोगों ने अपने बचाव के लिए बांध डाले हुए हैं। उसमें क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, 1 किले वाला अगर बांध पे मिट्टी नहीं डालने देता तो बांध टूटता है। तो हमारे फर्स्ट बांध के वो टूट जाता है तो सेकंड बांध पे लगता है, गांव के साथ पानी लगता है। गांव में कभी भी दरार आ सकती है, तो जब तक इसमें वो अपना कोई दीवार वगैरह जब कोई ऐसा काम नहीं होता। पानी आउंदा उदों मौके ते कार्रवाई देखते हैं, उस तो पहला तो कोई कार्रवाई नहीं होती।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਗ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ FFC ਚੋਂ ਕਰਾਉਣ, जिस तरह पिछली बार भी आया सी। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास तथा परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बताया कि प्रदेश की आंगनबाड़ियों के लिए मेडिकल की फर्स्ट एड किट खरीदी जाएगी ताकि किसी भी दुर्घटना के समय बच्चों का प्राथमिक उपचार आंगनबाड़ी में ही किया जा सके। आज चंडीगढ़ में उनकी अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कृषि मंत्री कंवरपाल भी मौजूद रहे। परिवहन मंत्री ने बैठक के बाद बताया कि प्रदेश के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों की मॉनिटरिंग तथा मैनेजमेंट के लिए आज एक कंपनी को टेंडर भी दिए गए हैं। प्रथम चरण में 11 नगर निगमों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और उसके बाद अन्य शहरों में भी चलाने की योजना बनाई गई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पंचकूला में एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में PWD की 29,523 सड़कें हैं, NHAI की 3,066 सड़कें हैं। 2022-23 में 3400 किलोमीटर में सड़कों का पैचवर्क पर काम हुआ था। 2023-24 में 4400 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं, जिनकी लागत 2350,000 करोड़ रुपए रही है। उन्होंने अधिकारियों को अक्टूबर तक सभी सड़कों का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में करनाल में बारिश के दौरान बनाई जाने वाली सड़क के केस में PWD के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि जब सड़क बनाई जा रही थी तो अचानक से बारिश आ गई थी, तो माल उस सड़क के लिए बनाया गया था। यदि उसको उस समय प्रयोग नहीं करते तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि इस दौरान सड़क पर माल डाला जा रहा था। मंत्री ने यह भी कहा कि इसके बावजूद अधिकारियों को निर्देश दिए जाते रहे हैं कि अगर क्वालिटी खराब है तो उसको दोबारा से बनाया जाए। 23 सड़कें हमारे पास हैं और NHAI की है 3,066 सड़कें हैं। तो ये जो हमारी स्टेट हाईवे हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इन सब पर हमारे प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है। और जो पैच वर्क के लिए हमने डायरेक्शन दी थी प्रदेश के अंदर, जब सरकार दोबारा से माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी और उसके बाद हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि भाई आप जितना भी पैच वर्क कर सकते हैं वो करें। तो अब तक 3400 किलोमीटर की जो पैच वर्क का काम हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। और जो हमारी 2023-24 के अंदर 1744 जो हमारी ODRs हैं, जो ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इन पर काम हुआ और 4400 किलोमीटर का एक सड़कें बनी हैं और जिस पर 2350 करोड़ रुपए की लागत इन पे आई। हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र के अनुसार IAS अधिकारी अमनीत P कुमार को कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत कमेटी की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा। देश भर में मानसून की एंट्री हो गई है और कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। गुजरात के जूनागढ़ की बात करें तो यहां भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसकी वजह से 29 गांवों का संपर्क कट चुका है। NDRF की टीम ने जूनागढ़ के केसोड़ में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए उन्होंने टीम भेजी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में अति भारी बारिश और 9 राज्य जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यमुनानगर और करनाल में भारी बारिश और पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत व अन्य सिरसा में सामान्य बारिश का अनुमान जारी किया है। सिरसा सबसे गर्म रहा, यहाँ का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश नूंह जिले में हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रदेश के हाथरस में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। और इसी के साथ समाचारों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।